रहे हैं न्यूज नेशन में, हूं पिनास त्यागी। सबसे पहले एक सवाल आपके सामने, क्या मुसलमान बिकाऊ हो सकते हैं? आपको दिखाते हैं वो बयान जिसकी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल इस बयान में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बिकते हैं। यह सुलगता इल्जाम निकला समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की जुबान से। राम मंदिर चंदा यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 3 जगह राम भक्तों पर पथराव हुआ। एसटी हसन के सामने जब इस बाबत सवाल आया तो साइकिलधारी हसन की जुबान से सीधे निकला, चंद सिक्कों में बिकने वाले मुसलमान पत्थर बरसाते हैं साजिश के तहत। सवाल यही, क्या मुसलमान बिकाऊ हैं? क्या उज्जैन में थे बिके हुए मुसलमान? मंदसौर में छिपे थे बिके हुए मुसलमान? इंदौर में बिके हुए मुसलमानों ने फेंके पत्थर? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल पैदा हुए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की उस बयान से, जिसमें उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों को बिकाऊ करार दे दिया। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, आपने देखा। वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। अपनी ही कौम को बिकाऊ कहना, मुस्लिम समुदाय का मानो भरे बाजार भाव लगा दिया। एसटी हसन का ये पॉलिटिकल पंच बैकफायर कर गया। कैसे मुसलमानों ने ही हसन को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए वो तस्वीरें जिनको एसटी हसन ने पॉलिटिकल माइलेज का जरिया बनाया। उज्जैन 27 दिसंबर को राम मंदिर की चंदा रैली पर पथराव। इंदौर 29 दिसंबर को चंदा यात्रा पर पत्थरबाजी। मंदसौर 2 जनवरी को चंदा यात्रा के दौरान हिंसा। राम भक्तों पर पथराव और राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के दौरान हिंसा। एसटी हसन के मुताबिक ये एक एजेंडे के तहत अंजाम दी गई साजिश थी, जिसे बिके हुए मुसलमानों ने अंजाम तक पहुंचाया। मुसलमानों पर बेतुके इल्जाम लगाए गए तो खरी खोटी सुननी ही थी। मुस्लिम नेताओं ने हसन के ईमान पर सवाल खड़े कर दिए तो चंदा जमा कर रही वीएचपी ने पूछा, हसन साहब आप खुद कितने में बिकते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। राम मंदिर के निर्माण में हमेशा यही लोग रोड़ा बने और ऐसे ही लोगों के आज बयान इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि देश का माहौल कौन खराब करता है, ये आज इनके बयान से साफ हो गया। 90 के दशक में निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाली समाजवादी पार्टी के कुछ लोग अभी भी कोई पत्थर, गोली, दंगा, चंदा वसूली, हमला, इन सब से बाहर नहीं निकल पा रहे। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सांसद ने एक असंसदीय टिप्पणी की है। मुंह खोलकर कुछ भी बोल देना और फिर खेत जता देना, राजनीति में ये रोज का ड्रामा है। शायद एसटी हसन भी 2-3 दिन में इसी हथकंडे का इस्तेमाल करें, लेकिन वो मुसलमानों के सवालों से बच नहीं पाएंगे। जब जब कौम के बीच जाएंगे तो कोई ना कोई पूछ लेगा, मुसल्लम ईमान वाले की कीमत सिक्कों में क्यों तोली हसन साहब? टीम न्यूज नेशन। आगे बढ़ते हैं। आज एक और विवाद छाया रहा, वो था एजुकेशन सिस्टम को लेकर। औरंगजेब और शाहजहां ने हिंदू मंदिर बनवाए, हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जब इस तथ्य की सत्यता को जांचने के लिए एक आरटीआई दायर की गई, एनसीईआरटी से इतिहास से जुड़ी इस जानकारी का सोर्स मांगा गया, तो जवाब मिला फाइल में कोई जानकारी नहीं। और सवाल पैदा हुआ, क्या मुगल शासकों की महिमा मंडन बिना किसी सबूत के किया जा रहा है? सवाल नंबर 1, वो सोर्स बताएं जिसके आधार पर लिखा गया कि युद्ध में बर्बाद हुए मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए मुगल बादशाहों ने दान दिया। जवाब, डिपार्टमेंट की फाइल में कोई जानकारी नहीं। सवाल नंबर 2, शाहजहां और औरंगजेब ने जिन मंदिरों को दोबारा खड़ा किया उनकी संख्या बताएं। जवाब, डिपार्टमेंट की फाइल में कोई जानकारी नहीं। यही थी वो आरटीआई जिसने एनसीईआरटी के सिलेबस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 12वीं की हिस्ट्री बुक में बच्चों को पढ़ाया गया
कि औरंगजेब और शाहजहां ने हिंदू मंदिरों को दोबारा बनाने के लिए दान दिया, लेकिन आरटीआई में एनसीईआरटी ने इस इतिहास से जुड़ी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस हैरान करते जवाब पर लोगों ने सवाल पूछे कि क्या देश की अगली पीढ़ी को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? क्या बिना तथ्य के मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब की इमेज बदलने के लिए सिलेबस से छेड़छाड़ हुई है? सवाल उठे तो जवाब जानना भी जरूरी था। एएसआई से जुड़े जानकारों ने साफ कहा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो एक तबका ऐसा भी था जो बिना सबूत भी ऐसे इतिहास को पढ़ाने की हिमायत कर रहा था। भारतीय इतिहास लेखन में कुछ बायस्ड हिस्टोरियंस के कारण हिस्टोरिकल राइटिंग डिस्टॉर्टेड हुई है। देखिए, हर शख्स को इस बात का इल्म है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मुसलमानों ने मंदिरों के लिए और बहुत सारे हिंदुओं ने मस्जिदों के लिए ज़मीनें वक्फ़ की थीं और जागीरें वक्फ़ की थीं। अब ये बात कहना कि उसका कोई सबूत नहीं है या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इतिहास के पन्नों को लेकर विवाद और सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बिना तथ्य या यूं कहें कि ठोस जानकारी के बच्चों को इतिहास के नाम पर कुछ भी पढ़ा देना हमारे सिस्टम पर संगीन सवाल खड़े करता है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का आने वाला कल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बच्चों के सिलेबस में बिना आधार के इतिहास पढ़ाया जाना, किसी का महिमा मंडन करना सवाल पैदा करता है। और हाल के दिनों में कई सवाल मुगलों को लेकर उठाए गए, उसके बाद कई बदलाव भी हुए हैं। राजस्थान में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से महाराणा प्रताप हार गए थे। अब नए सिलेबस के मुताबिक हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, ये बताया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स में पहले मुगलों के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर थे, लेकिन नए सिलेबस में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास का हिस्से को बढ़ा दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्स में पहले मुगलों का इतिहास 5 यूनिट में होता था, अब मुगल इतिहास को 1 यूनिट में समेटने की सिफारिश की गई है। सवाल साफ है कि हम अपने देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ें या फिर जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया, अतिक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ती मुस्लिम आबादी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब बन गई है? कम से कम जापान तो परेशान है और ये उसकी नई टेंशन है। जापान में पिछले 10 साल के अंदर मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई है और खबरों के मुताबिक मुस्लिम आबादी के बढ़ते मीटर से जापानी समाज में टकराव जैसे बादल मंडरा रहे हैं। तो कैसे मुस्लिम जापान में बन गए हैं एक समस्या, देखिए। बुद्ध की धरती पर घमासान, जमात से परेशान हुआ जापान। 10 साल में डबल मुस्लिम आबादी, जापान का डर कहीं आ ना जाए बर्बादी। जापान और मुसलमान सुनकर अजीब सा लगता है, लेकिन ये वो सच है जिसने उगते सूरज की धरती जापान में एक नए टकराव का इशारा दे दिया है। टेंशन क्या है, ये देखने से पहले आंकड़े समझिए। साल 2010 में जापान में मुस्लिमों की आबादी करीब 1,10,000 थी, लेकिन 2019 में ये बढ़कर 2,30,000 हो गई। यानी 10 साल के अंदर दोगुनी हो गई मुस्लिम आबादी। मस्जिदों की तादाद भी बढ़कर 110 हो गई। अब एक एक कर जानिए क्यों मुस्लिमों की बढ़ती आबादी सामाजिक संग्राम का सबब बन गई है। कब्रिस्तान पर कल है, बुर्के पर बवाल। जापान के शिंटो समाज में शव दहन का रिवाज है, जबकि बढ़ती मुस्लिम आबादी के चलते कब्रिस्तानों की तादाद बढ़ाई जा रही है। शिंटो मान्यता के मुताबिक शव दफनाने से जमीन अशुद्ध हो जाती है और उसका पानी भी नहीं पिया जा सकता। दूसरी बड़ी टेंशन हिजाब और बुर्के को लेकर है। जापान एक आधुनिक समाज है और आम जापानी हिजाब को कट्टरपंथ का प्रतीक मानने लगे हैं। तेजी से धर्म परिवर्तन की टेंशन। पिछले 10 साल में जापान में मुस्लिम आबादी में 1,20,000 का इजाफा हुआ है। इन 1,20,000 में से 50,000 यानी तकरीबन 40% वो हैं जो इस्लाम कबूल कर मुसलमान बने। यानी पहले ये जापान के बौद्ध थे। तेजी से हो रहा धर्म परिवर्तन भी जापान के लिए आफत बना हुआ है। जापान का डर, आतंक न कर जाए घर। जापान अब तक मजहबी आतंक से अछूता रहा है। 1 या 2 मामलों को छोड़ दें तो जापान पर आतंक की छाया नहीं पड़ी है। मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ जापानियों में कट्टरपंथी आतंक की दहशत भी घर कर रही है। वजह है
जापान में विदेशी मुस्लिमों का ज्यादा होना। जापान में 16,198 मुसलमान पाकिस्तान से आए हैं, 5,821 मुसलमान ईरान के हैं, तुर्की से आए 9,000 मुसलमान हैं, तकरीबन 1,000 मुसलमान सीरियाई हैं। जर्मनी से लेकर बेल्जियम और फ्रांस तक जहां जहां पाकिस्तान और सीरिया से आए मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, वहां वहां लॉ एंड ऑर्डर की मुश्किलें पैदा हुई, आतंकी गतिविधियां बढ़ी। और यही जापान का डर भी है, कहीं मजहबी कट्टरपंथ और उससे पैदा होने वाला आतंक अब जापान को दहला न दे। टीम न्यूज नेशन। मुस्लिम आबादी के बढ़ने से जापान तो परेशान है ही, साथ ही दुनिया भी अलर्ट मोड पर है। पीयू रिसर्च की वो रिपोर्ट आपको बताते हैं जो कहती है साल 2050 में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। साल 2050 तक इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा, यानी 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। यूरोपीय देशों में 2050 तक 7.5% मुस्लिम आबादी होगी। अमेरिका में भी 2050 तक 2.1% मुसलमान होंगे। ब्रिटेन और फ्रांस में ईसाई 50% से भी कम रह जाएंगे। रिसर्च के मुताबिक मुस्लिम आबादी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पलायन होगी। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा साल 2050 तक, और पूरी दुनिया में साल 2050 तक मुस्लिम आबादी 10% बढ़ जाएगी। पीयू की ये रिसर्च है मौजूदा मुस्लिम आबादी के बढ़ने की रफ्तार के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। कभी टंचमाल, कभी अनारकली, महिलाओं को लेकर कांग्रेस के नेता ना जाने क्या क्या कह चुके हैं, कैसे कैसे अपनी सोच को जाहिर कर चुके हैं। इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया सज्जन सिंह वर्मा का। सज्जन सिंह ने कम उम्र की बच्चियों पर घटिया कमेंट किया, जिसकी हर तरफ थू-थू हो रही है। सज्जन कुमार ने कहा, जब लड़कियां 15 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं तो फिर शादी की उम्र 21 साल क्यों रखते हो? सज्जन साहब, क्या आप महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं? पंद्रह साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। 15 साल में ही शादी करा दो, बच्चे पैदा करने लायक तो है, 21 साल तक क्यों रुकना? ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा के वो शर्मनाक बोल, जिन्हें सुनकर शायद हिंदुस्तान की हर बेटी का खून खौल जाएगा। अपनी घटिया सोच और बेतुकी दलीलों के साथ सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं, लड़की 15 साल की हुई नहीं, शादी करा दो। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने कहा, नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसका। किसी कानून में डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया है। सज्जन सिंह वर्मा को शायद ऐसी बातें करते शर्म नहीं आई, लेकिन इन बातों से जो सुलगते सवाल उठे, उनसे नाम के सज्जन और सोच के दुर्जन नेता बच नहीं पाएंगे। पहला सवाल, क्या सज्जन वर्मा के लिए लड़की होने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना है? दूसरा सवाल, क्या लड़कों की तरह लड़कियों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हक नहीं है? तीसरा सवाल, क्या सज्जन वर्मा के लिए लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी हैं? तो वो अपने घर में भी 15 एज की लड़कियों से शादी करवा देते हैं। 15 नेवर, कभी नहीं, होना ही नहीं चाहिए। लड़कियां भी उसमें टीनेजर होती हैं, वो क्या कर पाएंगी उसमें? पहले तो खुद के बारे में सोचे, उसके बाद में बच्चों के बारे में सोचेगी। जब वो उनकी 15 साल में शादी कर देगी तो वो पढ़ाई कैसे करेगी? वो बहुत गलत सोच है कि लड़कियों को भी अभी पैर पे खड़े होना चाहिए, तब शादी करना चाहिए। देश की बेटियों ने सज्जन सिंह वर्मा को आईना दिखाया तो सियासी अखाड़े में भी दनादन पटखनियां मिली। बीजेपी ने सज्जन की सोच के बहाने कांग्रेस को मानो आड़े हाथों लिया और कांग्रेसी नेता किनारा काटकर पार्टी की इज्जत बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। जो 15 साल की उम्र में उन्होंने ये बात कही है, तो इसका मतलब ये है कि उनका लॉजिक जो नजर आता है वो यही आता है कि शायद लड़की उनके हिसाब से जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही जो है बनी है। जो सज्जन जी की टिप्पणी है वो मुझे लगता है गलत है और उनको अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। खुद सज्जन वर्मा 2 बेटियों के पिता हैं, बावजूद इसके वो बेटियों के लिए ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने में हिचके नहीं। नेताजी देश की बेटी की नहीं तो अपने नाम की ही लाज रख लेते। टीम न्यूज नेशन। ये पहली बार नहीं जब सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी जुबान से कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। इससे पहले भी उनका ऐसा इतिहास रहा है। आपको दिखाते हैं कुछ पुराने ऐसे बयान। नवंबर 2020 में सज्जन सिंह ने बीजेपी नेता इमरती देवी को जलेबी तक कह दिया था। सज्जन ने कहा था कि अगर कमलनाथ के आइटम वाले बयान से कांग्रेस को नुकसान हुआ तो इमरती देवी चुनाव क्यों हार गई, वो तो एक जलेबी बन गई। जुलाई 2019 में सज्जन सिंह ने बीजेपी नेताओं की तुलना कुत्ते से कर दी थी। उन्होंने नेताओं की मानसिकता को कुत्ते की तरह का बता दिया था।
जनवरी 2019 में तो उन्होंने बीजेपी पर वोट के लिए महिला चेहरे के इस्तेमाल के आरोप भी मढ़े थे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर भी एक बेतुका बयान देकर संजय सिंह विवादों में घिर चुके हैं। यानी संजय सिंह की सोच में ही कुछ कमी है और बार बार की हरकतों के बावजूद भी जब पार्टी कार्रवाई नहीं करती तो शायद इसीलिए उनके हौसले बढ़ते चले जाते हैं। कोरोना के क्रिमिनल चीन का सच सामने लाने के लिए WHO की टीम पहुंची। चीन ने पहले WHO की टीम की एंट्री रोकी, दुनिया में हल्ला हुआ, WHO ने नाराजगी जताई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को इजाजत तो मिली, लेकिन यहां भी एक छिपा हुआ डर्टी गेम इंतजार कर रहा था। चीन के बीजिंग पहुंचते ही WHO के सभी अधिकारियों और उनके सपोर्ट स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन, ये भी क्वारंटीन। बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरी WHO की टीम को जिनपिंग ने जोर का झटका बहुत जोर से दिया। जैसे जैसे एयरपोर्ट से WHO की 10 सदस्यीय टीम का कोई मेंबर निकलता तो उसे फौरन कर दिया जाता क्वारंटीन। जिनपिंग सरकार के इस घटिया एक्शन से दुनिया समेत WHO सख्ते में है, क्योंकि क्वारंटीन के साथ ही WHO की टीम को आगे भी गुमराह करने का प्लान बन चुका है। चीनी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक टीम से सभी 10 मेंबर पहले 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए जाएंगे। फिर इन मेंबर्स के एंटीबॉडी और थ्रोट स्वैब टेस्ट होंगे। टेस्ट रिपोर्ट मिलने तक वो वुहान में बाहर निकलकर पड़ताल नहीं कर पाएंगे। क्वारंटीन के दौरान चीनी अधिकारी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। फरेब से लबरेज इस प्लान का खाका खींचने के पीछे बड़ी वजह है चीन में कोरोना का लौटना। चीन के हेबेई प्रांत में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। 2 बड़े शहरों को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। तकरीबन 5 करोड़ लोग इस लॉकडाउन की कैद में हैं। अगर कोरोना के नए अटैक का कोई भी तार वुहान से जुड़ा पाया तो ये साफ हो जाएगा कि कोरोना का वायरस वुहान की शैतानी लैब से ही निकला था और इसी गुनाह को छिपाने के लिए जिनपिंग एक बार फिर खेल रहे हैं डर्टी गेम। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की चुनिंदा खबरें पूरे विश्लेषण के साथ खबर कट टू कट में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।